औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, हमने कल जो है वो टाइप्स को देख लिया था। तो आज जो है वो हम कंपोनेंट्स, जैसा कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एक स्टार्टअप होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सैलूटेशन यानी कि डियर सर या डियर मिस, जो कुछ भी लिखें आप, वो होता है। उसके बाद बॉडी होती है लेटर की, उसके बाद उसका एनक्लोयर होता है। तो इसी तरीके से रिपोर्ट जो है जनाबे वाला, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। कंपोनेंट्स मतलब कि उसके अज़ा, जिस तरह हर इंसान के जिस्म के अज़ा होते हैं, आँख, कान, नाक, पाँव, हाथ वगैरह वगैरह। तो जनाब, एक तो शॉर्ट समरी इसकी देख लेते। शॉर्ट समरी का मतलब यही है कि जो इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसके कंपोनेंट्स में होता क्या क्या है। इसके अंदर जनाबे वाला जो है, अल्लाह आपका भला करे जनाब, सबसे पहले वो कह रहे हैं टाइटल पेज। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद एग्जेक्टिव समरी, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद बैकग्राउंड या रेशनल, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस। ठीक है जी। तो पहले मैं जो है वो आगे बढ़ने से पहले जनाब, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल पेज सबसे पहले जो जिस तरीके से आपने देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मिसाल के तौर पे 10 सफ़ों की अगर रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट नंबर 1 पे जो है वो लिखा होगा कि आया कि ये किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, ताकि आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए या आपको शॉर्टली देखने से पता चल जाए कि भाई साहब ये जो है ना फलां हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ढूंढते हुए। ठीक है जी। अब समझने के लिए काफ़ी है यहीं तक इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो है वो इसके अंदर, अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने देखा होगा। चलें इसी बुक में ही चलते हैं, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स की एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। इस बुक के स्टार्ट में इट विल टेक टाइम। जी जनाब, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो व्हाट इज दिस जनाब? टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक हो गया जनाब। आपको बगैर मैं के मज़ीद इसके ऊपर कोई बात करूं, आपको खुद ब खुद समझ आ गई है। लिखा भी हुआ है कि इस बुक के ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ये चैप्टर नंबर 1, उसके सामने उसका नाम, ये उसका पेज, ये चैप्टर 2 उसका नाम, उसका पेज, यहाँ से ये यानी कि स्टार्ट हो रहा है। ये है जी। इसी तरीके से रिपोर्ट में होगा, मिसाल के तौर पे कि फ़लाँ इशू, फ़लाँ इशू, फ़लाँ इशू, फ़लाँ, ये वो सारा कुछ। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जनाब, हमने टाइटल पेज के बारे में भी देख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी देख लिया। एग्जैक्टिव समरी ये है कि आपने जो है ना वो मतलब शॉर्ट अल्फाज के अंदर आपने बताया होगा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा। जस्ट यू कैन से दैट एज आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन तो नहीं होती है लेकिन आप समझने के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि की पॉइंट्स आप स्टार्ट में दे देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। ठीक है, जिनके ऊपर बहस होगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में तो जस्ट आप स्टार्टअप लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई हवाला दिया जाता है कि भाई जो है ना ये मसला हुआ था, तो उसके हवाले से ये रिपोर्ट लिखी गई है ताकि अगले को बैकग्राउंड यानी कि जहन में आ जाए। ठीक है जी। तो बैकग्राउंड यही होता है कि मिसाल के तौर पे जो है ना वो जनाबे वाला हेल्थ का मसला हुआ था। ठीक है जी। इतने मरीज जो है ना वो उनको हार्ट अटैक या कोई भी मसला हुआ था, तो जिसकी वजह से आपने ये रिपोर्ट रिक्वायर की थी। ठीक है, ताकि अगले को वो वाकया जहन में आ जाए कि ये किस वजह से लिखवाई गई है रिपोर्ट। क्योंकि अगर आप ऑफिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए, तो जो ऑफिसर्स होते हैं लाइक सेक्रेटरी हेल्थ ये वो, तो वो तो डेली के पता नहीं सैकड़ों इश्यूज को देख रहे होते हैं।
ठीक है जी। तो वो उनके ज़हन में तो नहीं रहता, लेकिन जब वो मेन पॉइंट ऐसी चीज़ उसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो उन्हें वो वाकया, वो इंसिडेंट दस्ती जो है ना वो उनके ज़हन में आ जाता है। बॉडी आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कुछ कंटेंट लिखा होगा, उसके बाद कंक्लूजन है। ठीक है जी। यानी कि आपने अपना फाइनल जो है ना वो फाइंडिंग्स करके आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि आया कि जो है ना वो ये मसला था या नहीं था। उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। रेफरेंसेस ये होता है जनाब, रेफरेंसेस और अपेंडिसेस। रेफरेंसेस ये होता है, मिसाल के तौर पे आप कोट करते हैं कि रेफरेंसेस की भी बात कर रहा हूँ कि जी फलां जो है ना वो वाकया उससे लिंक करते हैं। ठीक है जी। फलां कहानी उससे आप लिंक करते हैं, या फलां फलां इश्यूज एक दूसरे से लिंकिंग करते हैं। यानी कि जी आपने जो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर चीज़ बयान की है, तो पैराग्राफ 5 लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि जिस तरीके से को पैराग्राफ नंबर 1 में ये मैंने इशू बताया, तो ये रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से आपको टीचर जब चैप्टर नंबर मिसाल के तौर पे वो 3 आपको पढ़ा रहे होंगे, तो वो आपको बताते हैं कि वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जाके हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो वो रेफरेंस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद होता है जी अपेंडिसेस। अपेंडिसेस जो होते हैं जनाबे वाला, वो इस तरीके से आप लगा लें कि आप चैप्टर नंबर 3 आप ये पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 पे जो है वो आपको मिसाल के तौर पे एक शॉर्टली बता दिया जाए कि लेट्स से हम इसका पेज नंबर देख लेते हैं, इसका पेज नंबर है 54। ठीक है जी। तो एंड पे आपको ये बता दिया जाए कि 51 से 54 तक टाइप्स हैं। ठीक है जी। 54 से 57 तक जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी। इस तरीके से यानी कि आपको बता दिया जाए तो ये होता है अपेंडिसेस। ठीक है जी। 1.1 है ये 1.2 है, तो इस तरीके से। अब ये तो मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया कंपोनेंट्स के बारे में, ताकि आगे पढ़ते हुए आपका एक इंटरेस्ट कायम रहे, और आपको थोड़ी बहुत समझ पहले आ चुकी है, और अब आप इसको देखें जनाबे वाला कि इसके अंदर डिटेल है क्या। वो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जस्ट हमने पढ़ना तो है जनाब। टाइटल पेज, द टाइटल पेज इज देयर टू अट्रैक्ट द रीडर टू द रिपोर्ट एंड असिस्ट देम इन फाइंडिंग द रिपोर्ट एट अ लेटर डेट। ठीक है जी। टाइटल पेज का ये होता है कि एक तो रीडर पढ़ने वाले का इसमें इंटरेस्ट पैदा होता है जब वो देख लेता है चाहे फलां चीज़ के बारे में, और लेटर डेट का मतलब है कि मिसाल के तौर पे आपने जो है ना एक इंसिडेंट हुआ मिसाल के तौर पे मरी वाला, तो वो हुआ 10 जनवरी को लेट से, तो रिपोर्ट आपको जो है वो जा रही है लेट से 31 जनवरी को। ठीक है जी। तो लेटर डेट को आपको ये यानी कि जिस डेट को आपने रिक्वायर किया, आपने 10 को हुक्म दिया तो 31 को आपको मिल रही है, तो ये 31 क्या है, ये लेटर डेट है, यानी कि रिपोर्ट आपको 20-21 दिन बाद मिल रही है। तो टाइटल पेज आपको बताएगा कि भाई साहब ये वो मरी वाले वाक़े की रिपोर्ट है। ठीक है जी। यू वुड टिपिकली इंक्लूड टाइटल। ठीक है जी। एंड सब टाइटल्स। टाइटल एक मेन है कि जी मरी इंसिडेंट। ठीक है जी। उसके बाद सब टाइटल्स हैं जी कि रीजन ऑफ डेथ्स फलां फलां। ठीक है जी। रोड क्लोजर, ये वो सारा कुछ कि बर्फबारी थी, जो छोटे छोटे टाइटल्स। दिस शुड डिस्टिंग्विश द रिपोर्ट एंड एंश्योर इट इज इजिली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर्स। ठीक है जी। वो कहता है जनाब कि डिस्टिंग्विश द रिपोर्ट, यानी कि हो सकता है एट अ टाइम आप 5 रिपोर्ट्स पेश कर रहे हो। ठीक है। तो आपका जो आपका टाइटल पेज होगा वो आप बता रहा होगा कि ये फलां चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, कि आप एक बिजनेस के बारे में पेश कर रहे हो, एक मरी इंसिडेंट के बारे में पेश कर रहे हो, एक कोई और हेल्थ इशू पे हो, या पांचों की पांचों हेल्थ इश्यूज पे हो, तो अगर नाम होगा जनाब तो वहाँ पे आपकी ये वाली रिपोर्ट जो मरी इंसिडेंट वाली टाइटल पेज बता रहा होगा कि ये मरी इंसिडेंट से मुताल्लिक है। इट इज़ इजीली आइडेंटिफिएबल का मतलब है कि आप इजीली उसे तलाश कर सकते हैं। ऑथर जो होता है वो इंटरनल रिपोर्ट्स में होता है, सिर्फ ऑथर होता है लिखने वाला। ठीक है जी। योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एक्सटर्नल के अंदर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो आपका एमसीक्यूज दे दे कि ऑथर जो है वो सिर्फ इंटरनल रिपोर्ट में होता है या एक्सटर्नल रिपोर्ट में होता है, तो इसको भी ज़हन में रखिएगा। एनी रेफरेंस नंबर, रेफरेंस में आपको समझा चुका हूँ, वही ऊपर जो बात मैंने की। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जी हाँ मैं तेनू दसन लगी हाँ अगे ना दसी, ये नहीं होता इसके अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि ये चीज़ आपने अपने तक रखनी है। ठीक है जी। आपने इसे लीक आउट नहीं करना इस खबर को। उसके बाद जो है ना वो तारीख, तो उसके बाद है जनाब यू माइट आल्सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ अनऑब्ट्रूसिव एटवर्क सच एज लोगोस प्लस अ सिंपल ग्राफिक दैट रिलेट्स टू द रिपोर्ट सब्जेक्ट। हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे कोई लोगो वगैरह, ठीक है जी, और या हाँ इदारे का लोगो वगैरह
कोई आप लगाना चाहें या ग्राफ वगैरह कोई शो करना चाहें कि हाँ जी पहले 10 दिनों में इतना मसला था 25%, दूसरे दिनों में ग्राफ बुलंद हो गया, लाइक आप कोरोना सिचुएशन देख लें, अगर इसकी रिपोर्ट कोई बंदा सेक्रेटरी हेल्थ प्राइम मिनिस्टर को पेश कर रहा हो तो वो ग्राफ के ज़रिए ही एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, वो मैंने आपको ऊपर वैसे दिखा दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जाके, टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट, लाइक you see in the table of content and BWCS that was chapter wise and page number and chapter names in the same order in which they appear plus relevant page numbers, ठीक है जी। ये बात हो गई जो आपने ऊपर जाके खुद देख भी ली। उसके बाद है जी एग्जैक्टिव समरी के बारे में, वो कह रहा है द बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग एन एग्जैक्टिव समरी इज दैट फॉर सीनियर पीपल विद लिटिल टाइम इट इज द वन सेक्शन दे विल रीड देयर फॉर। अच्छा, ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे आप आउटलाइन बनाते थे तो आउटलाइन टाइप ही एक चीज़ होती है, ठीक है जी, जिसके अंदर जो सीनियर लोग हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं होता, ठीक है जी, तो वो आपकी वो समरी देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये चीज़ें हैं, अगर उनको किसी पे कोई होगा तो वो उसी पॉइंट को जाके पढ़ लेंगे। ओके जी, देयरफॉर laconic, clear and well written executive summary should always reach the reader. The executive summary should include क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, what the report is about, किस चीज़ के मुतालिक है, what the problems are, मसाइल क्या हैं, the conclusions you arrived at, आप किस नतीजे पर पहुँचे, आया कि ये मसला था या नहीं था या किसकी गलती थी, what you recommend, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कोरोना केसेस को किस तरीके से कवर किया जा सकता है जल्दी ताकि कम से कम लोगों को हो। द स्किल इन राइटिंग एन एग्जैक्टिव समरी इज टू गिव द ओवरऑल पिक्चर विदाउट इंक्लूडिंग टू मच डिटेल। एग्जैक्टिव समरी के अंदर वो कहता है जी ओवरऑल आपने पिक्चर यानी कि टोटल बात भी बतानी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, यानी कि शॉर्टली। One useful by conduct of writing the executive summary is that by going through the writing process you will be able to check that the report itself is लॉजिकल। अच्छा, लॉजिकल सेम आप आउटलाइन को जेन में लेके आए जनाब, आउटलाइन में आपको पता चल जाता था कि आया कि ये चीज़ें सारी जो है ना वो मतलब रेलिवेंट हैं, टू दी पॉइंट हैं। वो यहीं पे यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है। अगर आप इस लाइन को पढ़ें कि एग्जैक्टिव समरी लिखने से आपको ये पता चल जाता है कि जो रिपोर्ट आपने लिखी है यानी कि ये रेलिवेंट है, टू दी पॉइंट है और एक तरतीब में है, यानी कि ये बेतरतीब बेढंग चीज़ें जो है ना वो आपने नहीं लिखी। उसके बाद है जनाब इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द रिपोर्ट itself by reminding them of what they already know, ठीक है जी। जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं किसी पहले वाक़े का, ताकि जो बंदा पढ़ रहा हो, जिस बंदे के लिए आपने रिपोर्ट लिखी है, उसके ज़हन में वो वाक़या आ जाए और ऑटोमेटिक इंसान है, कुदरती अमल है या फितरती तौर पे इंसान का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि मैं पढ़ूँ इसके अंदर अब इसका कंक्लूजन क्या निकला है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं। वाई द रिपोर्ट हैज़ बिन रिटन एंड द क्वेश्चन दैट द रिपोर्ट आंसर्स, ठीक है जी, के रिपोर्ट क्यों लिखी गई है एंड द क्वेश्चन दैट द रिपोर्ट आंसर्स, और जिस मसले के लिए रिपोर्ट लिखी गई है उसका क्या जवाब लिखा गया है। द इंट्रोडक्शन शुड एड्रेस द फॉलोइंग, ठीक है जी। अच्छा, काम की बात ये होती है भाईजान, ये की पॉइंट्स होते हैं जब आपको रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाएगी तो आपने इस सीक्वेंस में लिखनी होती है, ठीक है जी। मेक द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट क्लियर, ठीक है जी, मतलब पर्पज़ क्या है रिपोर्ट लिखने का, यानी कि वन लाइन में आप पर्पज़ लिखते थे उसका कि किस मौजू पे है ये। उसके बाद सब्जेक्ट या पर्पज़ में वो फिर आप नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, आप इसको यही कर सकते हैं। बात असल में तो वो सब्जेक्ट वाली थी। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड्स यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन, आपने किस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। ये जो होते हैं ना कि ये पॉइंट्स, तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो जो बॉडी लिखनी होती है ना रिपोर्ट की, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको हासिल होंगे। उसके बाद है जी बैकग्राउंड या रेशनल बैकग्राउंड। और रेशनल डिफाइंस व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, यानी कि आप किस बुनियाद पे ये रिपोर्ट आपने तैयार की है, यानी कि आपके कौन से एविडेंसेस आप कह लें कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए कौन से आपके पास आर्गूमेंट्स हैं, कहाँ से आपने डाटा सर्च किया वगैरह वगैरह। इट लेज डाउन फाउंडेशंस एज फॉर हाउ दिस रिपोर्ट बिगिंस, ठीक है जी। ये वो कहता है जी कि ये होता है कि देखना पड़ता है कि रिपोर्ट किस तरीके से शुरू हुई, मकसद क्या है, ठीक है जी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है, प्रेजेंटेड एज वेल एज एनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट रीडर्स नीड टू बी वेरी ऑफ, ठीक है जी। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि रिपोर्ट के अंदर आपने बताया है, सीगा राज की कोई बातें भी बताई हैं, यानी कि ये असल मसला फलां बंदे की वजह से हुआ था। दिस सेक्शन आल्सो गोज इनटू द अंडरपिनिंग अजम्पशंस
स्पॉन्सरिंग बॉडीज एज वेल एज ओवरऑल बेनिफिट दैट दिस रिपोर्ट वुड ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, कुछ एजम्पशंस जो है ना वो भी आप ले सकते हैं कि जी मेरी समझ के मुताबिक ये था। उसके बाद है कि जी स्पॉन्सरिंग बॉडीज़, अच्छा जी मिसाल के तौर पे अब कोरोना का केस ले लेते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं करते इधर भी, कोरोना की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं जी कि फ़लाँ मुल्क ने ये काम किया है, आप रिपोर्ट देते हो या फ़लाँ मुल्क ने हमारे साथ दुश्मनी निभाने के लिए ये काम किया है, एज वेल एज बेनिफिट और फ़ायदा दैट दिस रिपोर्ट वुड ब्रिंग फॉरवर्ड। या स्पॉन्सरिंग बॉडीज़ जो होती हैं, स्पॉन्सर होता है इन्वेस्ट करने वाला बंदा, ठीक है जी, इन्वेस्ट करने वाला मुल्क। ठीक है जी, जैसे आपने कोरोना के स्टार्ट में सुना होगा जी कि ये चीन ने किया है, कोई कहता था अमेरिका ने किया, इस तरीके से, और उनको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा कि उनकी मेडिसिन सेल होंगी ये वो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है जनाब बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी वो होती है जनाब, कल को वैसे मैं आपको, कल को या भी मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे लैपटॉप में रिपोर्ट लिखी हुई पड़ी हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा, तो नहीं तो एटलीस्ट कल के लेक्चर में मैं ज़रूर दिखा दूंगा। तो जनाब बॉडी ऑफ रिपोर्ट जो होता है, यानी कि जिस तरीके से आप वो, एक तो होता है ना कि स्टार्टअप और उसके बाद सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन वगैरह, उसके बाद बॉडी होती है 3 4 5 पैराज, तो इस तरीके से रिपोर्ट की भी बॉडी होती है। तो देखते हैं जनाब, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एक्सप्लेन्स ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है जी, इसमें एक्सप्लेनेशन होती है जिस भी मौजू पर रिपोर्ट लिखी जा रही है उसकी। इट कैन इंक्लूड डेस्क्रिप्शंस, वजाहत, फाइंडिंग्स, आपने क्या फाइंड किया, ठीक है जी, कि ये मसला किस वजह से हुआ, टेक्निकल इवेलुएशंस, ठीक है जी, अगर कोई आप टेक्निकल आपको टास्क दिया गया था, ठीक है जी, कि ये प्रोडक्ट जो है इसके बारे में आप हमें बताएं कि कितना इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए, डाटा एनालिसिस एज वेल एज समरी ऑफ डिस्कशंस, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा जस्ट तैयार करने के लिए, कि इसके अंदर जो वजाहत होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जाते हैं कि ये मसला क्यों हुआ, टेक्निकल डाटा है तो हाँ जी इसके अंदर आप बताएंगे कितना मटेरियल, कितना लेबर टाइम, ये वो। उसके बाद डाटा एनालिसिस, ठीक है जी, डाटा एनालिसिस क्या होता है जनाब, डाटा एनालिसिस ये होता है, अब मिसाल के तौर पे आपने एक बुक तैयार की, तो कंपनी ने ये देखना है कि जी अब इसमें ये जो प्रूफ रीडिंग आपने करवा ली, प्रूफ रीडर आपको रिपोर्ट दे रहा है, समरी ऑफ डिस्कशंस, मीटिंग हुई है उनकी, उनके ऊपर रिपोर्ट आप दे रहे हैं ऊपर। ठीक है जी, द बॉडी शुड बी स्प्लिट इनटू सेक्शंस विद लॉजिकल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है जी, वो कह रहा है जी कि हाँ जी, जिस तरीके से आपने देखा मिसाल के तौर पे ये है जी एक मेन हेडिंग, जिस तरीके से एप्पल, ठीक है जी, ये मेन हेडिंग हो गई। ठीक है, या इसको छोड़ दें एप्पल को, बल्कि आप लिखें इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इसके अंदर आपको फिर छोटी सा आपकी कोई हेडिंग और आ जाती है, तो इस तरीके से जनाब, ठीक है जी, वो रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगा। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं तरतीब में। दीज विल लाइकली रिफ्लेक्ट द ग्रुपिंग्स एंड सब ग्रुपिंग्स दैट आर सब्जेक्टेड टू द वेरियस पर्पसेस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है जी, हेडिंग और सब हेडिंग्स ये शो कर रही होती हैं कि रिपोर्ट का मकसद क्या है, और अगले बंदे को जो है ना वो बात भी सही समझ में आ रही होती है। दिस हाउएवर नीड्स डिटेल्ड प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग फेज। ठीक है जी, तो इसमें ये होता है कि ये नहीं है कि आप एंड वाली बात स्टार्ट में लिखेंगे और स्टार्ट वाली बात एंड में, ऐसा नहीं है कि अगर पहले प्लानिंग होती है, ठीक है जी, आप प्लान करते हैं चीज़ को, यानी कि आपने करना कैसे, और उसके बाद स्ट्रक्चरिंग फेज़ का मतलब होता है कि आप ये करते हैं कि उसके बाद आप बताते हैं, सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपने ये सोचा कि हमने घर बनाना है, तो ये आप पहले प्लानिंग कर रहे हैं, फिर स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आप उसको बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो रिपोर्ट में भी यही होता है कि पहले आप बताते हैं कि ये काम कैसे होना है, और उसके बाद फिर क्या आगे आगे हमारा ये अल्लाह अमल होगा। द हेडिंग्स आर एसेंशियली साइन पोस्ट दैट अलाउ रीडर टू नेविगेट द रेलिवेंट डिटेल इन अ लॉजिकल फैशन। अच्छा, इससे ना उसे ज़रा हिंट मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। इंट्रोडक्शन है, लेट से फाइंडिंग्स की एक हेडिंग है, तो उससे ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि फाइंडिंग्स को मैं पढ़ता हूँ, या रिकमेंडेशंस है की हेडिंग है तो उसके अंदर क्या है, वो ऑटोमेटिक तजस्सुस में आ जाएगा कि क्या ये सजेस्ट क्या कर रहा है ये बंदा। ठीक है जी, उसके बाद है जनाब, हम देख लेते हैं टिपिकल कंपोनेंट्स वुड इंक्लूड बिजनेस डिस्क्रिप्शन विच ब्रीफली एक्सप्लेन्स ओवरऑल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है, हिस्ट्री एंड ओनरशिप। ठीक है जी, हिस्ट्री एंड ओनरशिप बहुत मुश्किल नहीं है कि हमारा तारीखी बैकग्राउंड क्या है, हम प्रॉफिट में रहे हैं या लॉस में रहे हैं, और ओनरशिप किन किन लोगों के पास रही हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, या राइज है मिसाल के तौर पे, उसका मकसद क्या है जी, कि सीए कराना है या एसीसीए कराना भी है, यानी कि सारे प्रोग्राम्स, हिस्ट्री किस किस के, कौन कौन इसके सीईओ हैं, कौन कौन डायरेक्टर वगैरह हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं, या आजकल तो इन्होंने वो नया लॉन्च किया कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया, या ये वहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो है। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस जो होता है जनाब, इंडस्ट्री बैकग्राउंड, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, बाकी तो आप MFA कैफ 6 के अंदर आके ये चीज़ पढ़ेंगे जनाब।
तो पेस्ट एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस या एनालिसिस कुछ भी कह लें, तो पेस्ट जो होता है ना सबसे पहला होता है इसके अंदर पॉलिटिकल। ठीक है जी, पॉलिटिकल एनालिसिस बिजनेस की दुनिया में अगर देखा जाए कि क्या जो गवर्नमेंट है वो मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो कुछ इलाकों को लाइक सियालकोट साइड को उन्होंने टैक्स फ्री जोन करार दिया हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो जनाबे वाला कुछ इलाकों में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट्स या टैक्स की छूट दे रही है या नहीं दे रही? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमिक। ठीक है जी, यानी कि इकोनॉमिकली जो है वो वहाँ पे किराए क्या हैं, ठीक है जी, क्या उन्हें कॉस्ट पड़ेगी और क्या वो प्रॉफिट्स कमाएंगे। सो ठीक है जी। सोशल है कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो वहाँ की लोगों पे वो कंपनी के लगने से यानी कि क्या आप कह लें कि मतलब फ़र्क आएगा, क्या लोग वहाँ के बीमार तो नहीं होने लग जाएंगे, ठीक है जी, या ये तो नहीं है कि ये 60 साल से ज़्यादा एज के लोगों को इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, अफेक्ट तो नहीं करेगा। एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट समरी बता दी है। लेट से आप लगा लें कि कंपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है ना वो लगा दिया जनाबे वाला कि सियालकोट में जो है वो हम जो भी बंदा जो है ना वो बर्गर की फैक्ट्री लगाएगा जहाँ पे बर्गर बना करेगा, ठीक है जी, बर्गर की ब्रेड बना करेगी, तो हम उसे टैक्स फ्री यानी कि उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे और उल्टा जो है ना वो वहाँ पे हम जितने भी लोग हैं अगर वो इसे यूज़ करेंगे तो उनको हम डिस्काउंट्स भी देंगे और रिलीफ भी देंगे। ठीक है जी, तो एक तो हो गया कि टैक्स फ्री और डिस्काउंट रिलीफ, ये पॉलिटिकल। और उसके बाद इकोनॉमिक है। ठीक है जी, इकोनॉमी से क्योंकि ये निकला है, इकोनॉमिक तो ये है कि वहाँ पे बिजनेस होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद है सोशल है कि वो ये भी देखते हैं कि आया कि अगर लोग वहाँ के बर्गर खाएंगे तो ज़्यादा लोग उनकी हेल्थ तो नहीं इफ़ेक्ट होगी। और टेक्नोलॉजिकल ये है कि वो सेल वगैरह के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए आईटी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। स्वॉट एनालिसिस जो होता है जनाब ये होता है कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है जनाब, स्ट्रेंथ्स है कि इससे बिजनेस को ये फ़ायदा होगा, वीकनेस ये होता है कि इससे ये लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी है ये भी मौका है कि इससे ये अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, और थ्रेट्स ये होता है कि अगर बिजनेस कंपेटिटर लेट से आ गया तो वो सेल प्राइस कम कर दे। तो इस तरीके से ये आप इन डिटेल एमएफए के अंदर जाके पढ़ेंगे खुद। ठीक है जी। उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस, हु आर द मेन कंपेटिटर्स, लेट से अगर राइज है, ठीक है जी, तो इसके मुकाबले में पैक, इसके मुकाबले में स्कैंस, लेट्स मुख्तलिफ कॉलेज। ये एक मैंने मिसाल दे दी कि कंपेटिटर्स का मतलब ये होता है कि मुकाबले में जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। मार्केट एनालिसिस, साइज, सेगमेंटेशन, ग्रोथ या डिक्लाइन। ठीक है जी, साइज का मतलब है कि 100 रुपए के 6 अंडे। ठीक है जी। और उसके बाद ये सेगमेंटेशन यानी कि हर एक चीज़ के अलग अलग प्राइसेस, ग्रोथ या डिक्लाइन, कारोबार आपका ऊपर जा रही है, नीचे यानी कि तरक्की कर रहा है या जवाल में। ऑपरेशन प्लान्स, ठीक है जी। मार्केटिंग प्लान क्या है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपने जो है वो दराज के थ्रू करनी है या किस तरीके से आपने एडवर्टाइज करनी है, बड़े आपने वो डिजिटल बोर्ड्स लगाने हैं। ऑपरेशन प्लान आपका काम किस तरीके से, यानी कि आपने सेल का क्या प्रोसीजर रखा है, सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या आपकी आउटलेट्स भी हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं दराज। ठीक है जी। मैनेजमेंट समरी, हु द की मैनेजमेंट पर्सनल आर एंड देयर बैकग्राउंड। ठीक है जी, मैनेजमेंट में कौन से लोग बैठे हुए हैं और उनका बैकग्राउंड किस तरीके से है, आया कि वो ऑनेस्टली जो है वो काम करने वाले लोग हैं और बिजनेस को प्रमोट करने वाले लोग हैं। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट समरी ओनली कैन इंक्लूड मोर डिटेल एज एन अपेंडिक्स। फाइनेंशियल प्लान, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, दूर की बातें हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे खुद। ठीक है जी। उसके बाद है जी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। जी तो जनाब कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस जो होती हैं, must follow logically from the rest of the report when writing the conclusion recommendation section, consider the following। वो कहता है जी कि कंक्लूजन रिकमेंडेशन लिखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें। Do the conclusion recommendations follow logically from the rest of the report, draw out the main points of the report and present a consider judgment of them। ठीक है जी, मेन पॉइंट्स, असल काम के मसले, काम के मौजू पे बात करें। ठीक है जी, और जजमेंट उनसे निकालें कि ये मसला क्यों हुआ, असल वजह, असल मेन ठोस बात। ठीक है जी, छोटी मोटी बातें नहीं। ओनली ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट आर जस्टिफाइड बाय द एविडेंस। ठीक है जी, जिनके लिए वो बात करनी है उस प्रॉब्लम के, ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ जिसके बारे में आपके पास दलाइल भी हों। ठीक है जी। मेक रिकमेंडेशंस दैट आर बेस्ड ओनली ऑन डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स। ठीक है जी, जिस पे आपने पूरी रिसर्च की हो, यानी कि ये इस वजह से मसला हुआ, इसका हल ये है, वो पॉइंट्स, वो रिकमेंडेशंस आपने देनी है।
ठीक है जी। उसके बाद नेवर इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ आर्गूमेंट मटेरियल इन द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस सेक्शन, ठीक है जी। अच्छा ये है कि ये तो आप रिकमेंडेशन देते हुए बैक एंड पे वही एविडेंस आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं देना आपने, जस्ट रिकमेंडेशंस देनी है, यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं देना स्टार्ट कर देना। हाँ बैक एंड पे उनके वही आर्गूमेंट या एविडेंस होंगे। चेक द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट अगेंस्ट द। अच्छा जी, जो आप ये देखें कि जो आपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस दे रहे हैं क्या वो असल मौजू के मुतालिका भी हैं। मेक श्योर टू हैव आंसर्ड द रीडर्स की क्वेश्चन, ठीक है जी, कि क्या आपने जो असल बात पूछी गई थी उसका जवाब भी दिया है या नहीं दिया, इसको ख्याल रखें। और कंक्लूड विद द इम्पैक्ट फाइनल इम्प्रेशन, इम्पैक्टफुल फाइनल इम्प्रेशन, ठीक है जी, कि अगला बुरा भी ना मनाए, इस तरीके से आपने यानी कि हर चीज़ का लिहाज भी करना है। उसके बाद रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ ऑल द साइटेड होता है, नोट किया हुआ लिखा हुआ है। और रेफर्ड मटेरियल, इसको गूगल पे चेक भी कर लीजिएगा वैसे साइटेड को। और रेफरल मटेरियल और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये कहाँ कहाँ से आपने जो है, मिसाल के तौर पे मैंने पहले बता दिया था स्टार्ट में कि पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 से ये हम लिंक करते, जैसे मैंने बताया था कि वो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, उन सब की लिस्ट होती है जनाब। ये ऑल द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिपोर्ट मस्ट बी रेफरेंसेस बोथ विद इन द टेक्स्ट एज वेल एज एट द एंड ऑफ रिपोर्ट, ठीक है जी। वो कह रहा है कि अगर आपने कहीं और से सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आपने अक्सर देखा होगा, लेट से ये इतना लिखा हुआ है आधा सेकेंडरी सोर्सेज, यहाँ पे स्टार लगा होता है और जहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पे उस स्टार को एक्सप्लेन किया होता है। तो ये बात ये कर रहा है कि अगर आप कोई और सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है ना वो एट द एंड ऑफ रिपोर्ट आप ज़रूर उस टेक्स्ट को या उस लफ्ज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करिए क्या चीज़ है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे, नहीं तो इंशाल्लाह देख लेंगे। विजुअल द टेबल्स यूज्ड एज वेल एज डाटा सोर्सेज मस्ट बी सिटेड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। हाँ वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या जो भी टेबल वगैरह जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और लिस्ट ऑफ रेफरेंस में शामिल करें। वेरियस फॉर्मेट्स हो सकते हैं जनाब, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, एमएलए, शिकागो स्टाइल रेफरेंसेस, तो ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी अपेंडिसेस। अपेंडिसेस शुड बी, ये काम की बात है जनाब। अच्छा अपेंडिसेस में वो कहता है जी कि शुड इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट द रीडर कैन एसेंशियली डू विदाउट इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द मेन बॉडी, ठीक है जी। वो जैसा कि मैंने आपको बताया 1.1 दिस, 1.2 दिस, 1.3 दिस, ठीक है जी, सारा कुछ इंक्लूडेड ओनली इफ एब्सलूट नेसेसरी, अगर आप एब्सलूटली नेसेसरी अगर बहुत ज़रूरी है तब। नॉन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आर्गूमेंट्स। अपेंडिसेस शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ एब्सलूटली नेसेसरी, अगर बहुत ज़रूरी हो तो शुड बी। नॉन एसेंशियल, ठीक है जी, फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आर्गूमेंट्स, ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि मेन आर्गूमेंट्स की इनके बगैर समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक बंदा अगर देखना चाहता है कि कौन सी बात कहाँ पे है तो वो डायरेक्ट इस पे जाके चेक कर सकता है। रेफर टू समवेयर इन द बॉडी ऑफ टेक्स्ट देयर मस्ट बी अ लिंक, यानी कि जैसा कि ये अब 1.1 लेट से ए, 1.2 बी, तो वो 1.2 पे देखेगा कि कौन सा एलो है, या जिस तरीके से ये आप शॉर्टली देख लें, अगर इनकी समरी चैप्टर के एंड पे बता दी जाए जनाब कि एलो 1 जो है वो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एलो 2 जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, एलो 3 राइटिंग प्रोसेस, तो इस तरीके से शॉर्टली उसे पता चल जाएगा, ठीक है। और एलो 1 के अंदर फिर आप देखें कि 1.1 में फ़लाँ रिपोर्ट, 1.2 के अंदर फ़लाँ रिपोर्ट, इस तरीके से। तो उसके बाद मैंशनड एज द फाइनल आइटम इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच इज टू एक्सक्लूड अपेंडिसेस एंड इंस्टेड अर्ज रीडर्स टू कॉन्टैक्ट द ऑथर इफ दे विश टू सी अ कॉपी ऑफ द डिटेल। कहता है जनाब इससे जो है ना वो रीडर्स यानी कि पढ़ने वालों के अंदर अगर एक ख्वाहिश पैदा हो, ठीक है जी, तो वो रीडर से लाजमी कांटेक्ट करें जीमेल के ज़रिए, जिस तरीके से भी कि भाई हमें इसकी पूरी डिटेल्ड कॉपी चाहिए। एज अ मिनिमम मोस्ट बिजनेस प्लान्स वुड इंक्लूड अ फॉलोइंग टू अपेंडिसेस, ये हैं मैं जी, इसको लाजमी देख लीजिए। वो कहता है हर बिजनेस इसको यूज़ करता है। डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मोर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान इन द मेन बॉडी, कि हमने यहाँ यहाँ ये पैसा खर्चना है, ये हमारा प्लान है कि हम ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। सीवीज ऑफ की मैनेजमेंट, ठीक है जी, सर्टनली बोर्ड मेंबर्स बट आल्सो इंक्लूड वो, यानी कि वो हर, आपने देखा होगा कोई भी किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की
जो है वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पूरा रिकॉर्ड देखें तो वहाँ हर डायरेक्टर और उसकी डिटेल दी गई होती है जनाब, और उनका क्या क्या वो क्या क्या टास्क सर अंजाम दे रहे हैं इस बारे में भी बताया गया होता है। तो कल इंशाल्लाह जनाब जो है वो लास्ट कंपोनेंट यानी कि लास्ट जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 का एलओ होगा। तो 3 लेक्चर्स का मैंने कहा था, लेकिन वो टाइप्स को फिर मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो टोटल रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह इसके टोटल जो है वो आज तीसरा लेक्चर है, तो चौथा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का लास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।